हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी एनसीईआरटी की सीरीज, जिसमें मैं आज आपसे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करूंगी। मौर्य युग जो है हमने स्टार्ट कर दिया था और आज बात करेंगे हम पार्ट 4 की। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं आप ज़रूर चेकआउट करना, प्लेलिस्ट आपकी अलग से बनी हुई है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन की, और मौर्य प्रशासन आज हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे और चैप्टर भी आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं राजकीय नियंत्रण से। कौटिल्य, जो कि इसका प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त का, उसने राजा को सलाह दी है कि जब वर्णाश्रम धर्म, वर्णों और आश्रमों पर जो आधारित समाज व्यवस्था थी वो लुप्त होने लग गई थी, तो राजा को क्या करना चाहिए? धर्म की स्थापना करना चाहिए। तो कौटिल्य ने राजा को क्या कहा है? धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि किसे कौटिल्य ने धर्म प्रवर्तक कहा है, तो यहाँ पर राजा को इसने क्या कहा है? राजा को इसने धर्म प्रवर्तक कहा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन कौन से अधिकारी थे जो आपके प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी थे और इनके क्या क्या काम थे। देखिए, सबसे पहले है महामात्य। ये प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी था। इसके बाद जो है रूप दर्शक अधिकारी, इसका क्या काम होता था? ये सिक्कों का जांच करता होता था, ये प्रधान अधिकारी होता था। कौन था? रूप दर्शक। उसके बाद है अमात्य। अमात्य ये एक अधिकारी था, इसका काम क्या था भाई? कि योग्य अधिकारियों का ये समूह, उसके ऊपर ये अधिकारी था अमात्य। अगला है आपका अर्गामात्य। ये प्रधानमंत्री का पद होता था, ये बहुत बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रतिष्ठा अधिकारी। इसका काम क्या होता था? ये मंडल का प्रमुख या प्रधान अधिकारी होता था। जो आपके मंडल बने होते थे तो जो उसका अधिकारी होता था ये प्रतिष्ठा होता था। अगला है आपका नगर का अधिकारी, जो होता था एस्टीनो मोई। क्या नाम है? एस्टीनो मोई जो होता था वो नगर का अधिकारी होता था। रज्जुक, रज्जुक का काम क्या था? रज्जू का काम ये था कि जो साम्राज्य में आपका न्याय है या जो राजस्व इकट्ठा करना है उसका ये अधिकारी होता था। न्याय और राजस्व का जो अधिकारी होता था वो होता था आपका रज्जुक। अगला है आपका स्त्री महामात्र। ये इसका काम क्या होता था? इस अधिकारी का क्या काम होता था? ये महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी होता था स्त्री महामात्र, क्योंकि जो स्त्री है ये आपके महिलाओं से जुड़ी हुई है, इस तरह आप याद कर सकते हो। सोमवर्णिक जो है इसका क्या होता था? सोमवर्णिक का ये होता था टकसाल का प्रमुख अधिकारी होता था। किसका होता था ये? टकसाल का प्रमुख अधिकारी। अंत्य महामात्र, ये सीमावर्ती जो क्षेत्र होते थे उनमें अगर आपने धर्म प्रचार करना है तो उसके लिए अधिकारी होते थे, तो उनको क्या कहा जाता था? अंत्य महामात्र। धम्म महामात्र, ये समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने के लिए, ठीक है, ये धम्म महामात्र जो है नियुक्त किए जाते थे। महामात्य पर्षद, ये होता था गुप्तचर विभाग का प्रधान। एक बार आप फिर से देख लीजिए, महामात्य पर्षद, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है आपका युक्तक, जो कि आपका क्या काम करता था? ये राजस्व वसूली का जो कार्य होता था उसके लिए एक अधिकारी होता था, उसका नाम था युक्तक। देखिए, जो राजस्व वसूली से जो है आपके दो आए हैं, टर्म आए हैं। एक तो आया है रज्जुक, ये राजस्व का अधिकारी होता था और जो वसूली करनी होती थी वो युक्तक करता था। फिर इसके बाद जो आपको याद रखना है, वो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, वो है आपका धम्म महामात्र। इसका क्या काम होता था? समाज में सामंजस्य की जो है अगर आपने स्थिति पैदा करनी है तो ये धम्म महामात्र का काम होता था। और अमात्य, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। अगर मात्य मंत्र जो आपके प्रधानमंत्री का पद होता है। प्रतिष्ठा, ये आपका मंडल का प्रमुख प्रधान अधिकारी। रज्जुक नाम, स्त्री महामात्र, ठीक है, धम्म महामात्र, ये आपने सब नाम ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने शिलालेखों के मूल तत्वों को संपूर्ण देश में सर्वोपरि समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों को क्या किया था? नियुक्त किया था। प्राचीन इतिहास के किसी अन्य काल में हम इतने अधिक अधिकारियों का उल्लेख नहीं पाते हैं जितने कि आपके मौर्य काल में हैं, ठीक है। इतने अधिकारी और किसी भी काल में नहीं हैं जितने आपके मौर्य काल में हैं। शीर्ष जो आपका अधिकारी होता था ये तीर्थ महामात्र भी कहलाते थे, ठीक है। और जो उच्चतम कोटि के अधिकारी होते थे वो कौन कौन से थे आपके? एक तो मंत्री, दूसरा आपका था पुरोहित, तीसरा है आपका सेनापति और युवराज। ये आप नाम ध्यान रखेंगे, ये तो उच्चतम कोटि के होते थे। मंत्री, पुरोहित,
सेनापति और युवराज। ठीक है, अब बात करेंगे हम मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी जो कहलाते थे वो तीर्थ कहे जाते थे, और इनकी जो संख्या थी वो अर्थशास्त्र के अनुसार कितनी थी? 18। ध्यान रखेंगे कितनी संख्या है? 18। अब बात करेंगे हम मंत्री की। इसका काम क्या होता था? प्रधानमंत्री, और ये प्रमुख धर्माधिकारी होता था। युवराज का काम, युवराज जो होता था वो राजा का उत्तराधिकारी ही होता था। संनिधाता, इसका काम क्या होता था? जो राजकीय कोषागार होता है ना, उसका ये प्रधान अधिकारी होता है, जो कोषाध्यक्ष रखते हैं, संनिधाता। समाहर्ता, ये राजस्व विभाग का ये क्या होता था? ये सर्वोच्च अधिकारी होता था, जिसे हम क्या कहते हैं? वित्त मंत्री, यानी कर संग्राहक भी उसको कहते हैं, समाहर्ता। नेक्स्ट है आपका मंत्री परीक्षाध्यक्ष। ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा, हमने ये अभी नाम सुना है, फौजदारी न्यायालय का ये न्यायाधीश होता था, ये कमिश्नर भी इसको कहा जाता था। और व्यवहारिक, ठीक है, ये अधिकारी है, इसका काम क्या है? दीवानी न्यायालय का ये प्रमुख न्यायाधीश। नायक का काम सेना का संचालक, और नगर रक्षा का ये अध्यक्ष होता था, नायक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्ट जो आपसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। सेनापति, ये सेना का अध्यक्ष होता था, सर्वोच्च सेना कमांडर। अंतर्वर्षिक, ये सम्राट का अंगरक्षक होता था, ये सेना का प्रधान अधिकारी होता था, अंतर्वर्षिक। नेक्स्ट है आपका कर्मांतिक, ये उद्योग धंधे और कारखानों का ये क्या होता था? प्रधान अध्यक्ष होता था। नाम ध्यान रखेंगे, कर्मांतिक, कर्मांतिक। ठीक है। प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को आपने अगर जो लिपिबद्ध करना है, लिखना है, और राजकीय जो कोषीय जो आपके दस्तावेज होते हैं उनको सुरक्षित रखने वाला क्या कहलाता था? प्रशासता। ठीक है। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला ये प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक, दुर्गों से आप याद हो जाएगा आपको दुर्गपाल। अंतपाल, अंत हो गया है सीमा का, तो सीमा जो वर्ती दुर्गों का ये रक्षक होता था, अंतपाल। आठविक, आठविक कौन होता था? ये होता था वन विभाग का प्रमुख, जो आपका सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? आठविक। द्वारिक, जैसे द्वार पे खड़े होते हैं ना द्वारपाल, तो द्वारिक राजपाल का प्रबंध और देखरेख करने वाला ये प्रधान अधिकारी होता था। क्या नाम है इसका? द्वारिक। नागरक, ये जो नागरक होता था ये नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो आपको याद रखने ही रखने हैं। देखिए, मंत्री को याद करना आसान है क्योंकि प्रधानमंत्री है, प्रमुख अधिकारी है। युवराज कैसे हो गया भाई? राजा का ये उत्तराधिकारी है। संनिधाता मतलब संधि करवाता था कोष के लिए, तो राज्य के कोषागार का ये प्रधान अधिकारी होता था। समाहर्ता, ये राजस्व का होता था, वित्त मंत्री होता था समाहर्ता। मंत्री परीक्षाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, ये आप याद कर लोगे। ठीक है। प्रदेष्टा आपको याद हो गया होगा। प्रशासता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपकी आज्ञाएं आपको दी जाती हैं, अगर जो उनको लिपिबद्ध करना है तो ये काम किसका होता था? ये काम होता था प्रशासता का। दंडपाल भी आप याद कर लोगे, भी सैनिक सामग्री से है। और ये जो आपके दुर्गपाल है, अंतपाल है, आठविक है, द्वारिक है, ये चारों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय और स्थानीय शासन को देखते हैं। राज्यों को कई प्रशासनिक इकाइयों में इन्होंने बांटा हुआ था, और अशोक के समय हमें 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है? 5 प्रांतों का हमें उल्लेख मिलता है। और जो प्रांतों का शासन होता था वो प्रांतीय प्रशासक के अधीन होता था। ठीक है। तो इसके लिए भी प्रांतों का शासन कोई प्रशासक ही करेगा, वो भी प्रांतीय होगा, परिषद सहित करेगा। और अशोक के अभिलेख में इनको जो ये प्रांतीय प्रशासक है इनको कुमार कहा गया है और आर्यपुत्र कहा गया है। ठीक है। तो अशोक के अभिलेख में कुमार या आर्यपुत्र किसे कहा गया है? तो प्रांतीय प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। और केंद्रीय शासन की भांति प्रांतीय शासन में भी क्या होती थी? मंत्री परिषद होती थी। ठीक है। तो आपके जो प्रांतीय शासन के लेवल पे भी इनकी मंत्री परिषद अलग से होती थी, केंद्र की ही थी जो हमने पढ़ी। अब बात करेंगे हम प्रांतीय शासन की। जिला जो था वो किसके अधीन था? वो रज्जुकों के अधीन था। रज्जुक हमने भी पढ़े हैं ना, तो किसके अधीन होता था? रज्जुकों के अधीन था, जो आज के आधुनिक जिलाधिकारी के समान था। युक्त कौन होता था? जो ये युक्त होता था ये सचिव स्तर पर काम करने वाला जो देखने वाला अधिकारी होता था, इसको हम क्या कहते थे? जो सचिव होते हैं। ठीक है। तो ये युक्त कहलाते थे, ये जो काम करते थे स्तर का ये काम देखते थे। ठीक है। सचिव स्तर का ये काम देखते थे। अब बात करेंगे हम जो हमने अभी पढ़े हैं 5
हमने प्रांत अभी अभी पढ़े हैं कि अशोक के समय हमें 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है और उसके ऊपर जो है अधिकारी भी बैठते हैं। वो कौन कौन से जो हैं प्रांत थे उस समय? उत्तरापथ प्रांत था जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। अवंत्री राष्ट्र था, उसकी राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग प्रांत, यहीं पर इसने जो है युद्ध लड़ा था, उसकी राजधानी थी तोसली। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो थी स्वर्णगिरी। और प्राची यानी ये किस में था? ये एमपी में था, पाटलिपुत्र जो अशोक की राजधानी थी। ठीक है, तो ये 5 प्रांत आपको याद रहने चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम इनकी आर्थिक नियंत्रण की। राज्य में जो थे 27 जो है इन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किए हुए थे, जिनका मुख्य कार्य होता था जितनी भी राज्य की आर्थिक गतिविधियां हैं उस पर हमने नियमन करना है। ये कृषि में, व्यापार वाणिज्य में, बाट माप में, कताई में, बुनाई में, खान में, इन सभी में ये नियमन नियंत्रण ये सभी रखते थे। मौर्य काल में आपको सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन यहाँ पर होता था। और अर्थशास्त्र में हमें ये चीज़ बताई गई है कि जो उस समय का धान था वो फसलों में सर्वोत्तम माना गया है। गन्ने की जो फसल होती थी उसको निकृष्टतम माना गया है, कहते हैं कि निकट मतलब नीचे के लेवल पर था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें ये चीज़ भी पता लगी है कि एक वर्ष में, ठीक है, 1 ईयर में ये 3 फसलों के उपजाए जो जाने का हमें वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वर्ष में 3 फसल जो है उपजाई जाती थी अशोक के टाइम में, मौर्य युग में, ये कहाँ पर हमें इस चीज़ का उल्लेख मिला है? तो ये हमें उल्लेख मिला है आपके अर्थशास्त्र में। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें हमें ये बात पता लगी है कि एक वर्ष में जो है 3 फसलें जो हैं उपजाई जाती थी। अब बात करेंगे हम अधिकारियों की और इनके विभागों की, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सीताध्यक्ष एक अधिकारी होता था, उसका विभाग था कृषि विभाग का अध्यक्ष। अकारा अध्यक्ष ये खानों का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का जो है ये प्रधान होता, जो टैक्स लिए जाते थे। मुद्रा अध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। संस्था अध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। देखिए सीता क्या है, कृषि में रुचि रखती है, ठीक है। और लक्षणा जो है ये मुद्रा से हो गया। शुल्क कर लिए जाते हैं, व्यापार पे लिए जाते हैं, इस तरह आप याद कर सकते हो, ठीक है। और मुद्रा जो है पासपोर्ट में यूज की जाती है, इस तरह आप याद कर सकते हो, ठीक है। और संस्था जो है उसमें आपका मार्ग होते हैं। तो इस तरह कुछ भी करके आपको याद करना है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजकीय भूमि पर जो सीताध्यक्ष जो होते थे, दास होते थे, कर्मकारों होते थे, कैदी होते थे, उनकी जो है इन्हीं की मदद से कृषि कार्य करवाता था। जो सीताध्यक्ष होता था ना, जो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, सीताध्यक्ष, हमने अभी अभी पढ़ा है, ये क्या करता था? ये दासों जो कर्मकार होते थे, कैदी होते थे, इन सब की मदद से ये कृषि करवाता था। और जो किसान होता था वो अपनी उपज का 1/6 से लेकर 1/4 जो भाग है ये भूमि कर राज्य को क्या देते थे, ठीक है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यानी जो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है वो 100% ठीक है। मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर जो है लगाया गया था। ये हमें अर्थशास्त्र में ये चीज़ पढ़ने को मिली है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज और जो अन्य यूनानी लेखक है जिसका नाम है डायोडोरस, नाम ध्यान रखना है, एरियन हो गया, स्ट्रैबो हो गया, इनकी धारणा ये थी कि मौर्यकालीन भारतीय समाज में कितनी प्रथा प्रचलित थी? दास जो है प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। दास प्रथा यहाँ पर क्या थी? प्रचलित नहीं थी। डायोडोरस, एरियन और स्ट्रैबो के अनुसार यहाँ पर दास प्रथा जो है प्रचलित नहीं थी। और मेगास्थनीज के अनुसार ये इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट, भारत में जो सभी लोग थे वो स्वतंत्र थे, समान थे, उनमें कोई भी यहाँ पर कोई भी दास नहीं था। और डायोडोरस ये मानता था कि कानून के अनुसार कोई किसी को दास नहीं बना सकता था, ऐसी स्थिति वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। अर्थशास्त्र में भी हमें दासों की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन है। स्त्री दासों में के रूप में हमें धातु, उपचारिका और परिचारिका का उल्लेख कौटिल्य ने किया है, ठीक है। और स्त्री दासों की एक श्रेणी बंधकों की भी थी, उनको बंधक बना के भी रखते थे, ये स्त्री दासों को रखते थे। और हमें 3 कैटेगरी मिली हैं, धातु, उपचारिका और परिचारिका।
हिमालय की तराई में भी एक सड़क थी। यह सड़क वैशाली से चंपारण, जो कि बिहार में है, वहां से होकर कपिलवस्तु, कलसी, देहरादून जिले में हजारा होते हुए अंत में कहाँ पहुंचती थी? पेशावर पहुंचती थी। अब बात करेंगे हम इनके व्यापार वाणिज्य की। मैगस्थनीज के अनुसार जो एरिस्टोनोमाई था, ये आपने याद रखना है नाम, एरिस्टोनोमाई, ये जो पदाधिकारी होता था, ये इसका काम क्या होता था? ये सड़कों की देखभाल करता था। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे? इस तरह पूछा जाता है कि सड़कों की देखभाल कौन सा पदाधिकारी करता था, तो नाम आपको ध्यान होने चाहिए। एरिस्टोनोमाई किसके अनुसार है? ये मैगस्थनीज के अनुसार है। और दूरी निर्देशित करने के लिए हमें 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर स्थापित इन्होंने कर दिए थे। जैसे दूरी अगर इन्होंने देखनी है कि कितनी दूरी है, तो 10 स्टेडिया की जो है दूरी पर ये पत्थर स्थापित कर देते थे। राज्य की ओर से इनको क्या किया और सुविधाएं क्या मिली हैं? इनके लिए बाजार भी निर्धारित किए गए थे राज्य की ओर से, और निश्चित बाजारों में ही वस्तुओं की खरीदी बिक्री हो सकती थी। ठीक है। और पोतावाध्यक्ष जो है नापतोल, बटखरे, बाजार, पण्याध्यक्ष, ये व्यापार कर क्या करता था? नियंत्रण रखता था। कौन कौन रखते थे? पोतवाध्यक्ष रखता था, नापतोल, बटखरे, बाजार और पण्याध्यक्ष। उत्तरी मैदानों में आपको गंगा और अन्य जो जितनी भी नदियां हैं वो यातायात के लिए प्रमुख मार्ग जो है प्रदान करती थी, और अशोक के अभिलेखों के मिलने के स्थान पर महत्वपूर्ण राजमार्गों पर ये पड़ते थे। पत्थर के स्तंभ हो गए, जैसे कि आपके वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे, और वहां से ये उत्तरी और दक्षिणी भारत में क्या करते थे? पहुंचाए जाते थे। ये बात हो रही है पत्थर के स्तंभ की। और जो यहाँ पर टैक्स प्रणाली थी, जो कर प्रणाली थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि कौटिल्य ने ये चीज़ बताई है कि कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों में से ये उगाए जाते थे टैक्स। ठीक है, ये हमें चीज़ें मिली हैं। समाहर्ता जो होता था वो कर का निर्धारण करता था, और ये नाम आपने अभी अभी सुनना भी है। और ये सर्वोच्च अधिकारी होता था कर निर्धारण का। और सन्निदाता, ये भी नाम आपने अभी अभी सुना है, ये राजकीय कोषागार और भंडार गृह का क्या होता था? संरक्षक होता था। कर निर्धारण का एक ऐसा विशद संगठन पहली बार हमें मौर्य काल में ही देखा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर निर्धारण का पहला मतलब ऐसा कौन सा काल था जिसमें हमें कर निर्धारण देखने को मिलता है? तो मौर्य काल में हमने ये चीज़ देखने को मिलता है। और जितने भी कर है, अगर उसकी सूची है, वो हमें कहाँ मिलती है? वो हमें मिलती है अर्थशास्त्र में। मयूर, पर्वत और इंद्रचंद की जो छाप वाली आहत रजत मुद्राएं हैं, वो मौर्य साम्राज्य की क्या थी? मान्य मुद्राएं थी। और ये जितनी भी मुद्राएं हैं, ये प्रचुर मात्रा में देश के आपको बड़े भाग में ये हमें मिली है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम उद्योग की। उद्योग धंधों की संस्थाओं को क्या कहा जाता था? उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। और जो श्रेणियों के पृथक क्या होते थे? इनके भी पृथक न्यायालय होते थे, यानी कि कोई भी किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं देगा। तभी तो हमारे पढ़ने के लिए इतना कुछ हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा अगर आपका साम्राज्य है तो आपके प्रांत हैं, आपके शासन है, आपने शासन करना है, तो हर जगह आपके अलग अलग अधिकारी भी होंगे। आप सारा काम कर रहे तो अधिकारी भी अलग अलग होंगे। अब सब अलग अलग अधिकारी हो गए तो हमारे पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मैटर मिल गया। ठीक है, तो उद्योग धंधों की संस्थाओं को क्या कहते थे? श्रेणी। और श्रेणियों के क्या होते थे? यहाँ पर पृथक जो आपके न्यायालय होते थे, जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित विवादों का निपटारा करते थे। और जो श्रेणी न्यायालय के प्रधान को क्या कहा जाता था? महाश्रेष्ठी यहाँ पर कहा जाता था। श्रेणी इसे क्या कहते थे? कि शिल्पियों का संगठन। सार्थवाह अनाज से संबंधित एक व्यापारियों का समूह होता था, जिसे सार्थवाह कहा जाता था। निगम जो होता था वह व्यापारियों का संगठन होता था। संघ अगर नाम आप देख लेते हो मौर्य साम्राज्य में, उसका मतलब होता था जो महाजन और देनदारों का ये संगठन होता था। समय अगर आपने देख लिया तो संगठनों के कानूनों का ये समूह होता था। ये तो पांचों आपको जो है याद होने चाहिए। अब बात करेंगे हम इनकी मुद्रा प्रणाली की। मौर्य काल तक जो है मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। लक्षणाध्यक्ष नाम आपने सुन लिया है। मुद्रा व्यवस्था और राजकीय टकसाल का ये बिल्कुल नियंत्रक था लक्षणाध्यक्ष। और मुद्रा के निर्माण और संचालन पर किसका एकाधिकार होता था? राज्य का एकाधिकार होता था। अर्थशास्त्र में जो विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा भी की गई है, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के सिक्के मिले हैं, पर्ण मिले हैं, स्वर्ण मिले हैं, कांसा पर्ण मिले हैं, माशक, कांकड़ी, अर्ध कांकड़ी, इन सभी का आपको उल्लेख मिलता है। और जो मुद्रा का प्रयोग होता है वो चांदी और तांबे के सिक्कों का यह उल्लेख है। चांदी के जो सिक्के होते थे वो 4 प्रकार के होते थे। पहला होता था आपका
पर्ण, दूसरा होता था आपका अर्धपर्ण, तीसरा आपका होता था पाद और चौथा जो होता था आपका अष्टभाग। चांदी के सिक्के कितने प्रकार के होते थे? पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग, ध्यान रखेंगे। और तांबे के जो सिक्के हैं वो भी 4 प्रकार के होते थे। पहला है आपका माशक, साथ साथ बोलिए माशक, दूसरा है आपका अर्धमाशक, तीसरा है आपका काकड़ी और चौथा है आपका अर्ध काकड़ी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माशक, अर्धमाशक, काकड़ी, अर्ध काकड़ी, ठीक है। अब बात करेंगे हम इनके वास्तुकला की। कला और वास्तुशिल्प में मौर्यों का योगदान बहुत ही है। पत्थर से इमारत बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर यहीं पर आरंभ हुआ। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र स्थित जो एक मौर्य राजप्रसाद, ठीक है, उतना ही भव्य था। ये इनका महल है राजप्रसाद, जितना ईरान की राजधानी में बनाया गया राजप्रसाद, इसकी तुलना इससे की है ईरान से। और पत्थर के टुकड़े और उनके ठूठ यानी कि स्टंप आधुनिक जो पटना नगर के किनारे कुम्हरार में जो है इसको ये पाए गए हैं, ठीक है। कुम्हरार में ये पाए गए हैं, जो आपके 80 स्तंभ वाले जो हैं आपके विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत देते हैं। मौर्य शिल्पियों के बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काट कर गुफाएं बनाने की हमने ये जो है परंपरा यहाँ पे प्रारंभ की है। बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास के लिए चट्टानों को काट दिया गया और उनके लिए क्या बनाई गई? गुफाएं बनाई गई हैं। इससे सबसे पुराना जो उदाहरण है ना वो है बराबर की गुफाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, बराबर की गुफाएं जो गया से जो है कहाँ कितनी दूरी पर स्थित है? 30 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। अब बात करेंगे हम अशोक स्तंभ की। अशोक के स्तंभ जो हैं वो किस किस कला से प्रभावित है? तो ये ईरानी और यूनानी कला से प्रभावित है। अशोक के जो लाट पर जिस प्रकार की जो पशु आकृतियां बनी हैं वो हड़प्पा की जो पशु आकृतियां हैं उससे बिल्कुल इसकी जो मिलती जुलती हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो पत्थर पर चमकदार पॉलिश करने की जो कला है वो भारत में ईरानी संपर्क से पहले से ही ज्ञात थी। इसका एक प्रमाण हमें और भी मिला है कि काली मिट्टी के बर्तनों को पॉलिश करके उसको चमकदार बनाने की प्रक्रिया में इस चीज़ को हम ढूंढ सकते हैं। और जो ईरानी स्तंभ जहाँ नालीदार हैं वहाँ प्रस्तर खंडों के जोड़ने से बने हैं और वहीं अशोक का लाट स्पाट एक ही पत्थर से बना है और दोनों स्तंभों के घंटा और अलंकरण में जो है अंतर है। अब बात करेंगे हम इनकी लोक कला की। मौर्य काल जो मूर्तियां उसमें विशेष उल्लेखनीय जो नाम आता है वो आता है आपका परखम, जो कि मथुरा से ही हमें प्राप्त हुआ है। यक्ष की मूर्तियां मिली हैं। पटना से हमें जो प्राप्त यक्ष की 2 मूर्तियां मिली हैं। दीदारगंज से हैं जो हमें मिली हैं, एक मिली है आपको चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मिली है, ठीक है। दीदारगंज से हमें मिली है चामर ग्रहणी, ठीक है। परखम मथुरा से हमें मिली है यक्ष की मूर्ति। पटना से मिली हमें 2 मूर्ति यक्ष की ही मिली हैं। लोहानीपुर से हमें नगन तीर्थकर की मूर्ति मिली है और बेस नगर से हमें यक्षिणी प्रतिमाएं मिली हैं। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज कहाँ से मिली है? बेस नगर से हमें क्या मिला है? यक्षिणी प्रतिमाएं। लोहानीपुर से हमें नगन तीर्थकर की मूर्ति मिली। दीदारगंज से हमें चामर ग्राणी यक्षिणी की मूर्ति। परखम मथुरा से हमें यक्ष की मूर्ति। पटना से हमें यक्ष की मूर्ति। दीदारगंज में जो पाई गई यक्षिणी की मूर्ति है वो मौर्यकालीन मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दीदारगंज की यक्षिणी और संपूर्ण विश्व में इसके समक्ष अन्य कोई भी मूर्ति नहीं है। अब बात करेंगे हम इसकी भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति। ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में थे। इनकी जो भौतिक संस्कृति थी वो उसका आधार मेनली क्या था? लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्रा, लेखन कला का प्रयोग किया गया, उत्तरी काला पॉलिशदार मृद भांड, ये सब चीज़ें हैं। और गंगा के मैदानों की भौतिक संस्कृति मौर्य काल में बहुत ही तेजी से बहुत अच्छे लेवल पर ये विकसित हुई और दक्षिण बिहार में लौह अयस्क आसानी से उपलब्ध था। लोहे के उपकरणों का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और इसी काल में आपको मूठ वाली कुल्हड़ियाँ भी मिली हैं, हंसिए मिले हैं, फाल मिले हैं और यहाँ पर आपको आरा वाला पहिया भी यहाँ पर प्रचलित हुआ है। ये सब चीज़ें एक एक लाइन आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मौर्य काल में ही आपको पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है। मौर्य काल में ही आपको पूर्वोत्तर भारत में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है। और जो मकान होते थे वो किस किस चीज़ के बने होते थे? वो ईंट और लकड़ी के बने होते थे।
ठीक है। और मेगस्थनीज ने राजधानी जो उसकी पाटलिपुत्र है, लकड़ी के भवनों का उल्लेख इसने किया है मेगस्थनीज ने, इसका मतलब ये चीज़ ठीक है। और पक्की ईंटों का प्रयोग साम्राज्य के कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता था, इसका यूज़ किया जाता था दूरवर्ती प्रांतों में। इसी प्रकार एक होते थे छल्लेदार कुएं, जो सबसे पहले मौर्य काल में गंगा घाटी में बनाए गए थे छल्लेदार कुएं। अब वे साम्राज्य के केंद्रीय भाग के बाहर भी ये फैल गए हैं। मध्य गंगा के जो मैदान की भौतिक संस्कृति के जो तत्व हैं कुछ परिवर्तनों के साथ कहाँ कहाँ पहुंचे हैं, तो ये पहुंचे हैं उत्तरी बंगाल तक, कलिंग तक, आंध्र तक और कर्नाटक तक। और अशोक के अभिलेखों के अनुसार जो आपके चेर हैं, चोल हैं, पांडे हैं, सत्यपुत्र हैं, ताम्रपाणी हैं, ये श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की सीमा के जो है लगे क्षेत्रों में क्या थे, ये बसे होते थे। ठीक है, देखिए ये पतन के अब हम कारण तक पहुंच चुके हैं। ये कुछ इतिहासकार हैं, इन्होंने बताया है कि मौर्य साम्राज्य का पतन किस तरह हुआ है, उन्होंने कारण बताए हैं। जैसे कि आपके प्रसिद्ध जो इतिहासकार हैं वो हैं डी कौशाम्बी। इन्होंने बताया है कि आर्थिक कारण संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था हो गई थी, इस तरह जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। हरप्रसाद शास्त्री इन्होंने बताया है कि जो धार्मिक नीति के कारण इसका जो है पतन हुआ है। हेमचंद्र राय चौधरी अहिंसक और शांति प्रिय नीति कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, इस वजह से पतन हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। और डीएन झा ने बताया है कि आगे जितने भी अधिकारी आए हैं अशोक के बाद, उत्तराधिकारी आए हैं, वो बहुत कमज़ोर थे। रोमिला थापर ने यह स्टेटमेंट दी है कि केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना, तो इस तरह से कह सकते हो कि इनका पतन हुआ। और 232 ईसा पूर्व में अशोक के प्रशासन के समाप्त होते ही इसका विघटन शुरू हो गया। हास और पतन के अनेक कारण हैं, हम उनको भी देखते हैं। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया क्या थी कि अशोक की नीति के कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई, उसने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया। स्त्रियों में जो प्रचलित कर्मकांडीय अनुष्ठान थे उनकी उसने खिल्ली उड़ाई, और इससे क्या हुआ, जो ब्राह्मण हैं उनकी आय घट गई। बौद्ध धर्म इसने अपना लिया। उसको अपनाने के बाद जो अशोक के यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा हानि हुई, क्योंकि नाना प्रकार के यज्ञों में जो मिलती थी दान दक्षिणा, उससे विद्वानों को लाभ पहुंचता था, जीवन यापन वो करते थे। और मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर सब खड़े हुए कुछ नए राजगों के जो शासक थे वो क्या हुए, ब्राह्मण हुए। मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग, कणव और ब्राह्मण, ये आप आगे पढ़ोगे, ये थे। पश्चिमी दक्कन और आंध्र में चिरस्थायी राज्य स्थापित करने वाले सातवाहन भी अपने को क्या कहते थे, वो ब्राह्मण मानते थे। मतलब इनकी रोजी रोटी पर जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनकी रोजी रोटी पर लात मार दी, तो कह सकते हो कि भाई कि इनका पतन हो गया। वित्तीय संकट भी आया कि सेना और जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन पर होने वाले अत्यधिक खर्च के बोझ से भी मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष बिल्कुल खाली हो गया। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों को जो है सोने की देव प्रतिमाएं तक इनको गलानी पड़ी। दमनकारी शासन, अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बहुत ज़्यादा चिंतित था अशोक, और उसने महामात्रों को आदेश दिया कि बिना किसी उचित कारण के नागरिकों को यातनाएं जो है ना पहुंचाया जाए। तो इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। हमने 4 पार्ट्स में मौर्य शासन को कंप्लीट किया। तो कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अब आप सभी क्या करेंगे, लाइक ज़रूर करके जाएंगे। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं शेयर आप मैक्सिमम करें, जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दो, ऑल पर ज़रूर क्लिक करो। चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दो कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, ये सीरीज़ कैसी लग रही हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपको एक अनाउंसमेंट और करनी है कि CTET की तैयारी अब आपको मेरे चैनल पर करने को मिलेगी, जिसमें जो है हम हिंदी पेडागोगी के जो है टॉप 15 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, ठीक है। हिंदी पेडागोगी से फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको अल्टरनेट डेज पे ये चीज़ मिलेगी, फिर CDP की मिलेगी और इंग्लिश की भी मिलेंगे, ठीक है। तो आगे जो और भी सब्जेक्ट ऐड ऑन होते जाएंगे और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि इस सीरीज़ को भी साथ साथ स्टार्ट किया जाए। क्योंकि एक चीज़ और भी है, चैनल पर आपको हरियाणा जीके की सीरीज़ मिलेगी, वो इस पर्पज़ से थी कि आपका HTET और CET को मैं टारगेट कर रही थी, ठीक है। लेकिन HTET भी पोस्टपोन हो गया और CET भी आगे चला गया।
तो हरियाणा जीके की सीरीज़ को फ़िलहाल हम अभी बंद कर देंगे। इसके बाद मैं आपको हिंदी के MCQ करवा रही थी, वो मैं आपको फिर से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि हिंदी के जो व्याकरण है देखो वो तो हर परीक्षा में आती है। आपका DSSS भी है और आपका KVS भी है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हिंदी MCQ हम करेंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ चल रही थी हिंदी MCQ की, इसको मैं फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। बाकी जो हरियाणा जीके की सीरीज़ है अभी फ़िलहाल हम उसे स्टॉप कर देते हैं। जितना आप देख चुके हैं, जितने मेरे साथ लोग उस समय से जुड़े हुए थे, ठीक है। और अब जो है हम थोड़ा सा इस पर ब्रेक लगा देते हैं। जब थोड़ा सा टाइम नज़दीक होगा, आपके एस्टेड का कोई डेट अनाउंस हो जाती है, फिर से हम अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करना शुरू कर देंगे हरियाणा जीके के लिए, ठीक है। तो इतनी मेरे को आपको ये चीज़ें बतानी थी। और बस अब आपको ये करना है, चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। और हिंदी पैडागोगी जो CTET के लिए आपका जुलाई में है, इसको हम टारगेट करेंगे क्योंकि फैब आने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको टारगेट करेंगे और जैसे जैसे जो कुछ ऐड ऑन होता जाएगा तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।